150 है और 100 नंबर कट ऑफ जाता है, तो 100 नंबर अगर कट ऑफ गया तो इसमें इसका मतलब है 50 गलत किया होगा वो। तो 50 क्वेश्चन जो गलती किया जाता है वो अभी तक पढ़ाए उसी में से किया जाता है, क्योंकि उसका नेचर समान रूप से थोड़ा सा टफ है, भारी है, इसलिए सब लोग उसको नहीं पढ़ता है। लेकिन हम लोग उसको बहुत प्यार से पढ़े समझे। वही सब कुछ लोग पूछते सर टॉपर कैसे बना जाता है, तो टॉपर बनने का एक सामान्य सिद्धांत है, सामान्य सवाल को सही करते हुए कुछ विशेष सवाल को बना लीजिएगा, टॉपर बन जाइएगा। पास कैसे किया जाता है पहले ये पूछना चाहिए। तो सामान्य सवाल कभी गलती नहीं करना चाहिए। जो भी इजी क्वेश्चन, सामान्य क्वेश्चन होता है उसको कभी गलती मत कीजिए, तो फिर आप पास जरूर कर जाइएगा। सामान्य सवाल को सही करते हुए कुछ विशेष सवाल को बना लेने पर आदमी टॉप कर जाता है। बात समझ में आया? जैसे कि हमने कहा कि मौलिक अधिकार जो टॉपिक है वो एक सामान्य टॉपिक की गिनती में आता है, क्योंकि इससे हर सीरियस विद्यार्थी में 90% विद्यार्थी इसको बना लेता है। लेकिन अब तक जो पढ़े वो सीरियस का 10% ही बनाता है। अभी तक जो मैंने 1 से लेके 11 तक पढ़े है ना मुझे, वो सब लोग नहीं बनाता। तो वो हो गया विशेष सवाल। अगर उसको आप बनाते हैं तो आप आगे निकल जाइएगा। कब? जब सामान्य को सही कीजिएगा तो। अब पता चला हर एग्जाम में याद रखिएगा 40% क्वेश्चन जो होता है वो सामान्य प्रवृत्ति का होता है। 40 से 50% क्वेश्चन है ना, मैंने मिनिमम 40% क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको देखिएगा नहीं पढ़ ले होगा तो जाके बना के चल आएगा। जैसे बीपीएससी के अगर एग्जाम्पल ले तो 150 सवाल, 40%, 15 चौका 60 क्वेश्चन देखिएगा सब लोग बना लेता है। आप भी जाइएगा ना, आज के डेट में थोड़ा बहुत सीरियस हल्का सा भी जानकारी रखते हैं तो 60 क्वेश्चन तो आपका ऐसे सही हो ही जाएगा। या यहाँ पे बैठे होंगे लोग बीपीएससी दिए होंगे, अपने मन से सोचिएगा आपको कितना नंबर था। इसका प्लस जितना जाएगा ना उतना ही आप सीरियस स्टूडेंट कहलाइएगा। ये सामान्य है, इसी को प्लस करना है। अगर 70 है तो इसका मतलब सिंपल है, अभी आप 10% सीरियस हुए है कि नहीं। 80 है तो 20% सीरियस हैं आप, 90 है तो 30% सीरियस है, 100 है तो 40% सीरियस है। तो 40-50% सीरियस कहाँ मिलता है लड़का, है ना। 100% सीरियस का तो बातें भूल जाइए। तो लेकिन कुछ लड़का ऐसा होता है कि वो बिल्कुल लिख लोड़ा पढ़ पत्थर बस सब कोनो पढ़ता तो हम पढ़ता नहीं तो ओकरा हयू ना आवेला। आप सोचिएगा कि हम इसको गलत करके हम विशेष सवाल को बना ले तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए पहले तो इसको गारंटी से सही कीजिए एकदम। इसमें तो गलती से गलती नहीं होना चाहिए वरना परीक्षा से बाहर है एकदम। जो बता रहे हैं पास करना है तो रणनीति पर चर्चा करना होगा, पास करना है तो इसलिए इसको तो बनने का गलती, चूंकि 100 में 90 को लड़का सही बनाया है। मेरे सिंपल कहने का मतलब है 100 में 90 को लड़का आसानी से 60 को सवाल बना लिया है। अब तांडव शुरू होता है उसके बाद, यहां से कैसे कैसे आप बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें मौलिक अधिकार का 80% सिलेबस सामान्य प्रकृति का है। जैसे मैं पूछूंगा अनुच्छेद 17 क्या है, यहां उपस्थित 50% लोग आसानी से बता देंगे सर छुआछूत का अंत है। अपने मन में सोच लीजिएगा। और वहीं पूछे कि अनुच्छेद 13 क्या है, तो यहाँ उपस्थित शायद 1 से 2 कहीं गलती से बताया तो बताया, वरना वो नहीं बता पाएगा। बात समझ में आ रहा है ना मेरा? हम आपके सामने बात रख रहे हैं, भीड़ में समूह में बात रख रहे हैं। अनुच्छेद 12 पूछे तो शायद ही कोई बताए, 13 पूछे तो शायद ही एक आध को बता दे तो बता दे, लेकिन 17 पूछे तो यहाँ पर बैठे हुए आप भले नहीं पढ़े हैं लेकिन 50% लोग ऐसा ही बता देंगे सर छुआछूत के अंत 17। तो यानी छुआछूत अगर सवाल पूछा कि किस अनुच्छेद में है, आप वो गलती करके चल आइएगा तो माफी के लायक है आप? बिल्कुल नहीं, आप तो कंपटीशन से बाहर होगा। 1 नंबर तो ऐसे ही चला गया, जो आना चाहिए था गारंटी आना चाहिए तो वो चला गया आपका। अनुच्छेद 12 पूछा
आप बना के आ रहे हैं, आगे गारंटी आगे है, टॉप 10 में है, लिख के दे रहे हैं। लेकिन अगर 17 ही गड़बड़ हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, परीक्षा से बाहर। मान लीजिए एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल देते हैं जो समझ में आए। मान लीजिए पूछे कि झारखंड का, बिहार का राजधानी कहाँ है, आप गलती बना के चल आइएगा, तो आप ना गलती बना दिए, इसको 90% लोग गलती बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो वही बात होता है, जब आपकी तैयारी स्टार्टिंग पीरियड है इसलिए थोड़ा आपको समझ में कम आएगा मेरा बात, लेकिन जैसे जैसे तैयारी होता जाएगा तो ये सही तो सिंपल सा वाला 17 तो बात छोड़ी ना, बारे में ही याद रहो, आपका टेंशन वहां देगा, 12-13 देगा। और आज आपको 17 नहीं याद है तो अभी आपका तैयारी बिल्कुल नहीं है, सिंपल बात है कि नहीं। आप शुरू किए हैं, इसमें दुखी होने की बात नहीं है, सीखने की और समझने की बात है। तो मेरा पढ़ाने से ज्यादा जोर रणनीति पे रहता है, आप पास कैसे करिए, क्योंकि हम बार बार हम एक ही चीज अपने जीवन में महसूस किए हैं, ज्ञान कितना भी हो जाए सम्मान नहीं मिलता है। एक छोटा से छोटा नौकरी हो जाए लोग भगवान बना लेते हैं। अभी छठ में से घरे से आए हैं ना, देखे हुईगा आपके गांव में बहुत ऐसे लोग होंगे जो पीएचडी होल्डर होंगे लेकिन बेरोजगार होंगे। गांव में एगो लड़का हो जो मैट्रिक के इंटर पास होगा लेकिन उसको नौकरी होगा, तो उसकी इज्जत में पीएचडी भाई की इज्जत में बहुत फर्क होगा कि नहीं होगा। पीएचडी वाला को तो नहीं पूछेगा, लेकिन वही जो मैट्रिक इंटर पर एगो बिहार पुलिस में है वो सीना तान के घूमता होगा, और लोग उसको देखते होंगे, नौकरिया लागल है कि होता है कि नहीं होता है। तो फिर मुंह ना मारी ज्ञान ला, पढ़ के ना पढ़ ज्ञान ला, हम सीधा बात है। हम पढ़न कौन चीज ला, नौकरी ला। तो नौकरी के लिए पढ़ने के लिए स्ट्रेटजी, रणनीति कैसे पढ़े। तो मेरा ओवरऑल अभी तक जो भाषण दिए उसका एक ही मतलब है कि गलती से भी गलती नहीं करना है। मौलिक अधिकार टॉपिक से, मौलिक अधिकार टॉपिक से सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अगर 10 सवाल पूछा तो 9 आपको बनाना होगा, ये गो माफ है बस, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटजी बना के आप काम कीजिए, फिर देखिएगा अभी से अब सामान्य टॉपिक शुरू होता है, ठीक है। चलिए, तो कल हम आपको थोड़ा बहुत समझा दिए हैं कि मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम बताए हैं। अब थोड़ा सा और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। संवैधानिक प्रावधान भी बता दिए हैं कि यह भारतीय संविधान के किस भाग में है, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर के, हाँ। अब यहां ध्यान देना है थोड़ा सा और, मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है। तो याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, है कि नहीं है, उसके संपूर्ण विकास के लिए अगर उसको यह अधिकार नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, वो मशीन हो जाएगा। ज्यादा हैंडल कौन होता है, मशीन होता है। हैंडल करना है तो हैंडल किसको किया जाता है, इंसान को कीजिएगा तो बगावत कर देगा वो। हो सकता है कुछ वर्षों तक चुप रहे, कुछ वर्षों तक वो चुप रहे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उसका एकदम सीमा पार कर जाएगा और कर बात ना माने तो बात बोल क्या कर भी, है कि नहीं है। तो भाई बहुत परेशान के लिए बैठे, तो हई खो, हई पेन, हई पढ़, हिया जो हुआ जो ना माने तो बात का। अक्सर ही देखने को आपको मिलेगा लाइफ में 2 बार। एगो मिलता है 15-17 वर्ष की उम्र में, शुरू से बाबूजी गाइडलाइन कर रहे थे, तकलीफ कम था, कारण हम लोग को दिमाग में था ही नहीं कि हम लोग आजाद हैं। हम लोग को लग रहा था कि हम लोग जो है सो बाबू माई की कृपा से हैं। लेकिन धीरे धीरे गलतफहमी हो जाती है कि ना हम आदमी बानी, हमरो आजादी मिले के चाहिए। तो एगो बगावत आदमी उस 15 से 20 वर्ष की उम्र में करता है अपने घर से। कितना लड़का भाग जाला घर छोड़ के, भाग जाला कि ना, है ना। कितना लोग बगावत कर देवेला। अरे लड़की लोग एक बार बगावत करेगी लाइफ में, बियाह होगा सब अच्छा लगेगा शुरू में। इधर से आइए, इधर से आइए, अब बताइए इन लोग को थोड़ा सा, इधर से आइए, कितना चलिए जाइए। तो लड़की लोग भी एक बार लाइफ में बगावत करती है। शुरू में शादी होता है ना, तो पति को पत्नी या पत्नी को पति का बात बड़ा प्यारा लगता है ना। एक दूसरे की आज्ञा का पालन करना, भावनाओं का कद्र करना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ना, महीना ना 6 महीना वैलिडिटी और कम बा, वैसे वैसे पत्नी के लिए प्रेशर बनता जाता है। आज्ञा क्या बनता जाता है, प्रेशर बनता जाता है। उसको एहसास होने लगेगा कि अरे हम भी तो इंसान है, हम तो घर के मेंबर हैं, हमको वो छूट नहीं है जो मेरी ननद को है,
मेरी सास मार्केट करने जाती है, हमरा कहता है ना तू जेबे तो हमारी इज्जत चल जाए, नदवा जाली है सब किन के ले आवे लिया, हमरा बेरिया कहता है पैसे नहीं के, घर के स्थिति खराब बा, तो सोहत 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 रे ना माने बतका हरे काहे काहे वो बगावत की, काहे कि उसके अधिकार के साथ छेड़छाड़ हो रहा था और उसको एहसास हो जाता है कि भाई पत्नी बाद में नहीं बनी, पहले इंसान बनी। जब तक पत्नी मानेगी तब तक बगावत नहीं करेगी, लेकिन जिस दिन उसको एहसास हो गया कि हम पत्नी नहीं पहले इंसान हैं और हमें भी गरिमामय जीवन जीने का है ना अधिकार है। जिस दिन आप बेटा थे उस दिन तक बाबूजी का हर बात अच्छा लगा, जिस दिन एहसास हो जाएगा बेटा बाद में इंसान पहले, देखिएगा तो बगावत पक्का पक्का है, बगावत होता है। तो किसी भी इंसान को गरिमामय जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार सबसे ज्यादा जरूरी। कल ही आप लोग को बता रहे थे कि जैसा कि प्रस्तावना में पढ़ाए हैं, प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, यही ना लिखा हुआ है व्यक्ति की गरिमा। तो व्यक्ति को गरिमामय जीवन देने का बात एक तरफ प्रस्तावना में करता है, तो फिर उसको पूरा कीजिए ना, तो वही पूरा करने के लिए भाग 3 है। याद रखिएगा, आप इस तैयारी से मुख्य परीक्षा का सवाल आप दिल्ली के कोचिंग में मुख्य परीक्षा का तैयारी करने से ज्यादा अच्छा से लिख सकते हैं, बशर्ते आपका आईक्यू तेज हो, घर पे प्रैक्टिस करते हो तब। बात समझ रहे हैं ना? जितना बढ़िया से हम समझा देंगे, जहां जहां से हम जरूरी है मैटर दे देंगे, बस उसको आप अपने स्टाइल में क्वेश्चन बना के लिखते चलिए। हम इसीलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन बैंक मुख्य परीक्षा का भी, यूपीएससी का, ना केवल बीपीएससी का, यूपीएससी का भी खरीदिए, टॉपिक पढ़ा दे, आप उसको जाके बनाइए। नहीं बने हमसे इशारा दीजिए कि सर थोड़ा देखिए तो ये सवाल नहीं बन रहा है, गारंटी बनेगा। और इतना अच्छा से लिखिएगा ना, क्योंकि दिल्ली के टीचर को टाइम नहीं है, याद रखिएगा, वो सब मशीन होता है, वो सबको क्लास पर पैसा दिया जाता है ना, तो वो क्या करता है, प्रोफेशनल हो जाता है। वो आएगा सोचेगा भाई हमको 2 क्लास में मौलिक अधिकार खत्म करना है, तो वो आपसे इतना लंबा चौड़ा तो बात करेगा नहीं। वो सीधे आएगा, बोलेगा भाग 3 का नीचे 12 से 35 तक में है, ये 5 प्रकार का है, 6 प्रकार का है, 7 प्रकार का, पहले इतना था, ये अब इतना हो गया, ठीक है ना, इसका महत्व तो ये है, टॉपिक खत्म, बस इतना ही बताएगा वो आपको। तो अब देखते होइएगा आप लोग हमसे ज्यादा दुनिया देखते हैं अब, है ना, हम तो पढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। और कितना बढ़िया से आप लोग, हम चाहते हैं कि यहीं पे सब काम करा दे, खूब बढ़िया सिखा दे, इतना तेज बना दे कि आपके सामने कोई टकराए तो लगे कि नहीं इसमें हमसे ज्यादा ज्ञान है कि नहीं, इस तरीका का। तो तो मौलिक अधिकार क्यों, तो कहिएगा व्यक्ति की गरिमामय जीवन जीने के लिए। मौलिक अधिकार क्यों, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार जरूरी है कि नहीं है। चलिए नोट्स निकालते चलिए, थोड़ा सा इसके हिसाब से पढ़ाते चलते हैं, है ना। नोट्स निकालिए, देखिए परिचय सबसे पहला, भाग 2 है ना, सब लोग के पास होगा, भाग 2 का पेज नंबर 1, ठीक है। कुछ लोग नए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल नए लोग चिंता नहीं करिएगा, आप लोग का जो छूट गया उसके पीछे पड़िए ही मत। आज से आप आ रहे हैं, आप ये सोचिए कि हमको आज का पढ़ाई समझ में आया कि नहीं। आप ये सोचिएगा कि मान लिया कि पिछला पढ़ाई हमको समझ में आ जाए, तो वही भी नहीं किए तो कैसे आ जाएगा। बात समझ है, क्लियर है। आज से आ रहे हैं, आज से आपको 100% अगर नहीं समझ में आए तो हमसे मिलिए, कहिए कि नहीं सर दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल चिंता नहीं करिए, आप लोग आराम से खाली पढ़ने को तैयार रहिए। आप सोचिएगा कि बैच शुरू होगा, नया बैच शुरू होगा, तब उसमें हम पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होगा ना। साल में 1 से 2 बैच चलता है तो कैसे होगा। इसी में है क्या, है ना, थोड़ा सा बताइएगा अपने। हाँ वाह, चलिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, जिनके पास नोट्स नहीं है वे बोर्ड पे देखें, बाकी लोग अपने अपने नोट्स की तरफ भी देखें, जरूरत पड़े तो बोर्ड पे देखिएगा, है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मौलिक अधिकार की चर्चा सबसे पहले हमने हेडिंग में ही दे दिया है, किस भाग में है,
भाग 3 का अनुच्छेद। और ये सवाल भी पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा जाता था, पूछा जाता है, पूछा जाता रहेगा। मौलिक अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है, कितने अनुच्छेदों में है? 12 से 35। होता क्या है कि आपकी जानकारी बढ़ेगी ना तो ये सब सवाल लगेगा भाई तो बेकार बा, हल्का भाई ना पूछी। ऐसा नहीं है। आप ये सोच के देखिए कि जब आप इसको नहीं जानते थे तो आपके लिए कितना टफ था, है ना। तो हर छोटे छोटे सवाल का भी कद्र करना है, क्योंकि छोटा सवाल ही मार्क्स बढ़ाता है। अरे 1 मिनट रुक जाइए तो। अच्छा 1 मिनट आप लोग समय दीजिए थोड़ा सा, छात्र है। जनरली हम क्लास, मेरे पिताजी भी आए तो जल्दी नहीं छोड़ते हैं। आइए बैठिए। अब आए हुए हैं, बड़ा खुशी है मुझे, क्योंकि आप लोग मेरा सिद्धांत जानते हैं कि हम पढ़ाना जानते हैं और सफल बना के लोगों को छोड़ देते हैं। अब उनकी भावनाएं हैं कि मेरी भावनाओं का कद्र करें। ये हमारे शुरुआती दिनों के छात्र हैं, इनका नाम राजशेखर जी हुआ, और आज ये क्या है खुद बताएंगे आपको। और बहुत मेहनती, हम इतना इनके बारे में बोलेंगे, डेडिकेटेड, और गुरु का सम्मान करना। आज इनको नौकरी करते हुए 4 साल हो गया, लेकिन 4 साल मुझे लगता है हर सप्ताह, हर महीना में जरूर एक मैसेज करते हैं। कॉल इसलिए नहीं करते, इनको पता है सब व्यस्त रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको मैसेज करते रहते हैं। और ऐसे ही सफल छात्र हमको प्रेरणा देते हैं कि हम मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कमीनुआ बाहर समझ पास करके नाम तक ना ले लेना, जब अब समझिए कि आप हम पढ़ाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कहा जाता है कि सच्चाई से धरती कायम है, और सच्चा लोग कितना है? 10%। अब 10% को ही हम अपना आधार बनाते हैं, है ना। तो कुछ राजशेखर जी अपने सफलता के बारे में बताएंगे, है ना, कैसे कौन सा एग्जाम दिए, किस पोस्ट पे चयनित हुए, थोड़ा सा ये जानना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए। अरे परिचय वगैरह। हेलो हेलो, कोई नहीं सर, आवाज आ जाएगा मेरा। हाँ, नमस्कार सभी को। सर का इंस्टीट्यूट जब स्टार्ट हुआ था वहाँ पे, उस समय से हम आपके स्टूडेंट हैं। उसके बाद एसएससी सीपीओ के थ्रू मेरा अधीनस्थ अधिकारी में चयन हुआ ग्रुप बी के सर्विस में, और आज 3 साल के बाद अभी प्रमोशन लेके सीनियर सबऑर्डिनेट ऑफिसर पे हूँ मैं, गृह मंत्रालय में पोस्टिंग है मेरा। कहाँ पे है? दिल्ली में हूँ। 2-3 पहले आईजीआई टर्मिनल पे था, फिर गृह मंत्रालय में आया। अभी रिसेंटली आईपीएस लॉ का क्लास लेके साइबर सिक्योरिटी का छुट्टी लेके आया हूँ। सर से हमेशा बात होते रहता है। बस सर जितना बता रहे हैं उतना फॉलो कीजिए, और इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। आप एक बुक जो लेते हैं पहले उस बुक को कंप्लीट कीजिए। मार्केट में बहुत सारे बुक हैं आपको पढ़ने के लिए। आप किसी को मान लीजिए मैथ्स का अगर चैप्टर उठाते हैं, किसी को परमुटेशन कम्बिनेशन अच्छा लगता है, किसी को सिंपल इंटरेस्ट अच्छा लगता है, या समथिंग इस तरह, जिस तरह आप लोग का बुक है। किसी को हिस्ट्री में आइए तो मॉडर्न अच्छा लगता है, किसी को एंशिएंट अच्छा लगता है। हर बुक में हर कुछ दिया हुआ है, लेकिन पहले आप लोग बुक कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि स्टार्टिंग का 4 पेज पढ़े और पीछे का 98 पेज छोड़ दिए। मेन जो कंटेंट है वो पीछे के पेज में ही मिलता है। मैं जब सेलेक्ट नहीं हुआ था, 13 एग्जाम में सेलेक्ट हुआ था, पीटी मैंने 13 पेपर दिया हुआ है। एसएससी एमटीएस तो नहीं देता था क्योंकि उसके लिए वैसा मन नहीं था। आप ऐसे फोकस्ड मेरा कम्प्लीटली एसएससी में और पीसीएस के ही सर्विस में था। टाइम नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली, जो पीसीएस नहीं दे पाया मैं, कि फाइनेंशियल ऐसा कंडीशन था। आप लोग पहले फोकस्ड होइए कि आपको किस में जाना है। कूदिए मत कि बैंक आया वैकेंसी बैंक डाल दिए, एसएससी आया एसएससी डाल दिए, फिर जो आया, और भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश एकदम मत कीजिए। टाइम लगेगा लेकिन आप एक अच्छे जगह पे जाओगे किसी के साथ। और बुक कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। मटेरियल जो है कंप्लीट कीजिए। मटेरियल कंप्लीट नहीं करोगे सर सब कुछ दे देंगे, जब वहाँ जाओगे तब याद पड़ेगा अरे लास्ट में तो ये मिला था हमको। जिस तरह इनका एक पढ़ाया हुआ टॉपिक था जो कि ग्लेशियर पे था, हम उसको हमेशा इग्नोर किए रहते थे। और मेरे जो बीपीएससी का जो पेपर आया तो उसमें ग्लेशियर का ही क्वेश्चन था।
जो आज भी हमको याद है, जब बाद में आके देखे तो वो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है इनका। इसलिए जो मिलता है कंटेंट पूरा जब तक नहीं कीजिए, बाकी भ्रमित करने वाले आपको बहुत कोई मिलेंगे कि अरे ये ऐसा नहीं होता है, वैसा होता है। विश्वास करना सीखिए किसी पे भी, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है हर किसी का। लाइफ का अगर कोई अपना टाइम दे रहा है तो आप समझिए कि उस चीज़ को आप अपने लाइफ में ऐड कर रहे हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू किया जाए। निकालिएगा अपना अपना नोट्स, भरिए थोड़ा तेजी में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो समझाए हैं उसी को भरवा रहे हैं, आसानी से भर लीजिएगा। व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया है, प्रश्नों में दिया गया है ना। हाँ, इसमें जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कहा गया है। प्रस्तावना में बताया था स्वतंत्रता है ना, तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिया गया है, पर बोल दिया गया है इन्हें ही सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के भाग यहां भरना है 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखिएगा, यहां लिखिएगा इन्हें ही सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के भाग 3 के, लिखिए, अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकारों को जो है ना भारत का, भर लीजिए, पहले फिर समझा रहे हैं, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा क्या है हम तुरंत समझा रहे हैं। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह जो मौलिक अधिकार है किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब सुनिए, मैग्ना कार्टा, एक्चुअली मैग्ना कार्टा शब्द ब्रिटेन का देन है। ब्रिटेन में आप देखिएगा 11वीं 12वीं सदी अंधकार युग था, पोप का वर्चस्व था, धर्म का वर्चस्व था, राजा भी धर्म का बहुत पालन करता था, पोप का बहुत आज्ञा मानता था। तो राजा का ध्यान प्रजा से हट गया। एक समय ऐसा आया कि भूखमरी फैल गई, है ना, लोग त्राहिमाम मचा दिए। आए एक दिन सब लोग पूरा इकट्ठा होकर राज दरबार में आए। राजा ऊपर अपने छत पे बैठे हुए थे अपने रानी के साथ, है ना। तो ये लोग एक ही नारा दे रहे थे कि हमें हमारा अधिकार दो, मतलब रोटी कपड़ा मकान दो, हमें हमारा अधिकार दो, रोटी कपड़ा मकान दो। तो रानी ने पूछा ये क्या मांग रहा है सब। तो राजा सोचा ये रानी के कितना क्यों समझाएं, तो सीधा ब्रेड मांगा था, ब्रेड। तो रानी के मुंह से निकल गया तो फिर दे दिया जाए।
तो रानी होती है। अब उसने कह दिया दे दिया जाए, तब ब्रिटेन के राजा ने घोषणा किया कि ब्रिटेन के हर लोग को कुछ मूलभूत जरूरत होता है, उसको गारंटी रूप में दिया जाएगा। वही घोषणा मैग्ना कार्टा कहलाता है। यानी विश्व का पहला मौलिक अधिकार है ये। एक तरह से सबसे पहले ब्रिटेन ने अपने लोगों को जो अधिकार दिया ना, उसी का नाम है मैग्ना कार्टा। यह अधिकार जो है आपको दिया गया था 15 जून 1215 ईस्वी को, है ना। राजा थे उस समय जॉन प्रथम। नीचे देखिए, नीचे देखिए, ऐसा नहीं कोई चीज बताएंगे, जरूरी होगा तो जरूर लिखवाए होंगे। देखिए यहाँ पे है ना, मैग्ना कार्टा नोट में है, पहले इसी को भर लीजिए। मैग्ना कार्टा लिखिए 15 जून 1215, 15 जून 1215 ईस्वी। 15 जून 1215 ईस्वी में ब्रिटेन की जनता के दबाव में वहां के सम्राट जॉन प्रथम, सम्राट कौन थे? सवाल कहता नहीं, ये सब पूछेला नहीं विशेषकर मौलिक अधिकार के, अही में लटकेला लोग। ऐसे ये सब पर सीरियस ध्यान दी, यही सब सवाल पूछता है। और कैसे बोले एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तब याद आएगा, जा सर जीवा तो बतैले रहे रे, हम ध्यान ना देनी। तो इस सब पर विशेष फोकस कीजिए। मैग्ना कार्टा क्या है? जस्ट लाइक मौलिक अधिकार है ना। ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन के राजा के द्वारा दिया गया पहला मौलिक अधिकार किस नाम से जाना जाता है? अब जब कोनो देश मौलिक अधिकार देता है ना, तो कहा जाता है यह उस देश का मैग्ना कार्टा है। बात समझ में आया ना? सिंपल है, मैग्ना कार्टा मेन हो गया। जैसे कहा जाता है भारत के मैनचेस्टर कौन है? अरे तो मैनचेस्टर ओरिजिनल तो कहीं और है, लेकिन भारत का उपमा हो गया। तो ये उपमा हो गया कि भारत का मौलिक अधिकार भारत का मैग्ना कार्टा है। और मैग्ना कार्टा क्या, हमने आपको बता दिया कि यह जो है ब्रिटेन की जनता के दबाव में आके वहां के राजा जॉन प्रथम ने नागरिकों के लिए स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार के प्रपत्र पर जो है ना सिग्नेचर किए थे, हस्ताक्षर किए, उसे ही मैग्ना कार्टा का क्या किया गया? नाम दिया गया। चलिए अब ऊपर वाले भी आते हैं। यहाँ पे मौलिक अधिकार क्यों, यह सब आप लोग जानते हैं, कल खाली पढ़ देते हैं, सब समझा दिए, कल से समझिए, यही समझा रहे हैं ताकि आप एकदम से फैमिलियर हो जाइए। मौलिक अधिकार बने सिंपल समझ में आए आपको, है ना। मौलिक अधिकार वे आधारभूत अधिकार हैं जो नागरिकों के नैतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक, है ना, विकास के लिए जरूरी होता है ना। इसके बगैर व्यक्ति का समुचित संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। ये अधिकार मानव के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास, स्वतंत्रता और समानता के साथ अच्छी तरह से जीवन यापन करने तथा शोषण मुक्त समाज का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आवश्यक है ना। मुख्य परीक्षा में सवाल ये पूछता है मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है, एकदम उठाइए, छाप दीजिए और देखिए कितना बढ़िया नंबर आ रहा है, क्योंकि इसमें संपूर्ण बात का समावेश है कि नहीं है। तो ओवरऑल आपके दिमाग में इतना नहीं बैठा होगा, कम से कम इतना तो कोई बोले तो समझ में तो आएगा ना। आप खुद नहीं बोल पाइएगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा बोलिएगा। लेकिन लोग कहे मौलिक अधिकार इसलिए जरूरी है क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का इससे विकास होता है, बोलिएगा बिल्कुल। लेकिन वही कहे मौलिक अधिकार दिए तो व्यक्ति बिगड़ जाए, तो कहिएगा बिगड़ेगा कैसे? कब तक आप उसको कंट्रोल कीजिएगा? अगर वो बगावत कर देगा, क्रिमिनल बन जाए, आतंकवादी बन जाए, तो फिर क्या कीजिएगा? तो छोड़िए उसको, स्वतंत्रता दीजिए, देखिए क्या करता है। गलत करेगा तो कानून है ना। ये भी डर होता है कि किसी को इतना अधिकार दे दिया जाए कि लगे किसी को मार रहे हैं, तो मारने लगेगा तो कानून है ना, पुलिस है ना। तो ये चीज आपके खूब समझ में आएगा। चलिए मौलिक अधिकार भारत का मैग्ना कार्टा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षण, इसको जानने से पहले कहानी सुनिए, फिर संरक्षक के बारे में जानिए, ठीक है। जैसे अधिकार, सबसे पहला चीज बार बार बोल रहे हैं अधिकार अधिकार अधिकार, और हम आपको अधिकार दे दिए कि भाई सब लोग एक समान जीवन यापन कीजिए, कोई भेदभाव कहीं नहीं होगा। मान लिया हम कह दिए, यानी आप किसी गांव में हैं और आप पढ़े लिखे लोग हैं और आप ये जानते हैं कि गांव का हर आदमी बराबर है कानून के नजर। क्योंकि आप पढ़े हैं, आप संविधान का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसा कि आपको हम बताते चले एग्जाम्पल के तौर पे, अभी अनुच्छेद नहीं याद करना है, खाली कहानी सुनना है। जब कहानी समझ में आएगा ना तो अनुच्छेद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा धीरे धीरे। आप पहले ही अनुच्छेद रटने का कोशिश करते हैं, इसीलिए कहानियों बोल पड़ा जाता है।
जैसे हमने कहा कि गांव का सब लोग समान है, क्यों? क्योंकि कानून कहता है कानून की नजर में सब लोग बराबर है। यह बात अनुच्छेद 14 में कहा गया है। अनुच्छेद 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, यानी हर लोग कानून के नजर में समान है। ठीक है, चाहे वह नरेंद्र भाई मोदी जी हो या गांव के कोनो नरेंद्रा हो, कानून के नजर में सब समान बा। अगर कोनो नरेंद्र भाई मोदी जी या गांव के नरेंद्रा कोनो क्राइम करी तो सब ला एक गो भारत में कानून बा। एक मतलब ये ना हुआ कि नरेंद्र भाई मोदी जी मर्डर करस तो गांव के नरेंद्रा मोदी गांव के एगो नरेंद्रा बा ऊ मर्डर करे तो दोनों के मर्डर करे तो कोर्ट में मामला जाई तो हमनी के कोर्ट में एगो सीन सब लोग को याद रहता है, आंख पर का बाना रहेला, हाथ में का रहेला। एक मतलब अब बुझाता कानून अंधा नहीं है, कानून आंख बंद कर लिया है कि हमरा लोगबे न करे कौन नरेंद्रा हो, हम ओकर खाली करामात सुनी, तू कोयले का हो, हमरे से मतलबे नहीं थे कि तू राहुल गांधी होस कि राहुला होस। बात समझ में आ रहा है ना? तो का है कि अनुच्छेद 14 कहता है ना इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। इसी का एग्जाम्पल है अनुच्छेद 17, सब लोग कानून के नजर में समान है, इसलिए छुआछूत का अंत होना चाहिए। छुआछूत का, अब मान लिया कि इतना पढ़े हैं, जानकार हैं, और आप गांव में गए और गांव में जाके हमारी भाषा समझिएगा, क्योंकि हम आपका भाषा बोलने का कोशिश कर रहे हैं। इनार पर लगे पानी भरने, इनार बुझी लेंगे, तो इनार पर पानी भरना, अब तो आप लोग बहुत कम हो गया इनार, हमनी के तो खूब देखले बनी नहैलहू बनी में से, है ना? तो इनार पे अब जैसे पानी भर रहे हैं तले आया मारा तमाचा आप लोग, अब बोला रे तू कौना अधिकार से तू यहां आ गया? तो आप उसके मुंह ताक रहे हैं, बोले देख भाई अनुच्छेद 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्योंकि जिसने मारा वो तथाकथित बड़का जात है और जिसको मारा वो तथाकथित छोटका जात है। और उस गांव की परंपरा रही है कि उस इनार पे बड़का जात के लोग ही पानी भरेंगे। और वो बेचारा तनी पढ़ लिया, तो पढ़ लिया तो उसको पता था कि ना गांव का इनार है तो सार्वजनिक है, वो तो सबका है, तो सबका है तो सबको समान अधिकार है। तो आपको उसने जैसे मारा आप एकदम ऐसा नहीं उग्र हो गया, प्यार से कह रहा भाई देखो कानून की नजर में सब समान है, तो ले एक तबड़ा का और दिया, तो कहिएगा भाई अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत हो चुका है, तो ले एक तबड़ा का और दिया, अब क्या कीजिएगा? तो अगर हई प्रावधानवा नहीं रहता तो घरे जाके सूत रहते और क्या करते? उसके बाद आप एक्शन मोड में आइएगा, मारना नहीं है उसको। यानी आपका किस अधिकार का उल्लंघन हुआ? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का जब उल्लंघन हो गया तो आपको अधिकार देता है, मौलिक अधिकार है आपका सुप्रीम कोर्ट जाने का। डायरेक्ट आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, हजूर अनुच्छेद 14 17 सब गलऊ हम और बचा ले हमरा के भाई, है कि नहीं है? तो यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह डैश के तहत अनुच्छेद 32 अभिमत भरिए के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। बात समझ में आया ना? आपको कोई जरूरत नहीं है कि पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, आप डायरेक्ट कहां जाइए? सुप्रीम कोर्ट। और आपको पता है ना कि अनुच्छेद 32 क्या है? यह भी तो मौलिक अधिकार है ना? तो अब इसी कहानियां को फिर से सुनिए जो सुनाए हैं, देखिए अब कहानी पूर्ण हो जाएगा। यहां कुआं पे गए पानी भरने, किसी ने मारा एक चाटा, आपने बोला भाई अनुच्छेद 14, पहले तो उसको प्यार से समझाएंगे, कहीं मान जाए, एहसास हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्या है? तो आपने कहा अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान है हम सब। फिर मारा तबड़ा तब कहिएगा अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत हो चुका है। अब फिर मारा तो जस्ट 32 का फ्लाइट पकड़िए और सीधे दिल्ली पहुंच जाइए सुप्रीम कोर्ट, और वो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, जो सजा देना होगा उसको देगा।
यानी कि अगर अनुच्छेद 32 नहीं होता तो मौलिक अधिकार कागज का फूल होता कि नहीं होता, खाली दिखावा भर हो जाता कि नहीं, कि भाई तो नहीं सब सामान वाला लोगन यही चक्कर में गई इनार पर पीटा के चले। आप ये सोचिए कि अनुच्छेद अगर 32 नहीं है तो आप इतना है कि भाई आप हम कह दिए कि आप सब लोग समान है, अनुच्छेद 32 गायब कर दीजिए, तो ये बताइए खाली पिटाई वाला व्यवस्था बाकी न बने में कि पिटाई में मुंह बंद रखे। लेकिन वहां पर अगर मेरे साथ कुछ गड़बड़ होता है तो यह अनुच्छेद 32 है। इसीलिए मौलिक अधिकार का संरक्षक मेनली मौलिक अधिकार के रूप में किसको दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को। किसको दिया गया है? लेकिन मौलिक अधिकार से बाहर भी अनुच्छेद 226 है, ठीक है ना। इस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को भी जो है ना मौलिक अधिकार का संरक्षक बना दिया गया है। लेकिन अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकार है नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षक है। सवाल सुनिएगा, बड़ा टेढ़ हो जाता है, समझ में आता है, बहुत सिंपल है। मौलिक अधिकार का मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षक कौन है? अनुच्छेद 32। अरे मौलिक अधिकार का मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षक तो केवल अनुच्छेद 32 है ना। तो मौलिक अधिकार के कहां से कहां ले है? तो 35 एक अंतर्गत 226 आवता नहीं खेल हुआ और तो नहीं है। लेकिन अलग से तो उच्च न्यायालय को पावर दिया गया ना, हम लोग को पावर दिया गया कि हम लोग डायरेक्ट उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। उच्च न्यायालय में हम लोग डायरेक्ट जा सकते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अब यही सवालों को पूछता है कई बार घुमा फिरा के। अच्छा लड़का गलती करता है, हम सवाल रख रहे हैं, आप लोग जवाब सोचिए दीजिए, गलती जहां हो उसको संशोधन कीजिए। सवाल नंबर 1, मौलिक अधिकार का संरक्षक, अपने मन में जवाब नहीं दीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिएगा। सवाल मेरा सेम रहेगा, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? ठीक है, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? ठीक है, ये सवाल है। ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 सी, अनुच्छेद 302 और डी है ए और बी दोनों। इसका जवाब ठीक है। सवाल सुन लिए, अब जवाब सुनिए। यहां कहां का सवाल में कहां लिखा हुआ कि मौलिक अधिकार का मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षक कौन है? ये तो पूछा सीधे संरक्षक कौन है, तो दोनों ना है। यही गलती होता है। मौलिक हमने कहा कि मान लिया गया कि आपका गार्जियन कौन है, तो गार्जियन आपका 2-3 हो सकता है, लेकिन आपके पिता कौन है तो वो तो एक ही होंगे ना। तो यहां पे गार्जियन का बात कर रहा है ना एक तरह से। और सवाल में कहा दिया कि मौलिक अधिकार के रूप में, तो ये सब सवाल का जवाब जो है ना ऑप्शन डिसाइड करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या? अब मान लिया अनुच्छेद 224 ऑप्शन में नहीं रहता, सिंपल है। इसी सवाल को घुमाता है, देखिए। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल दोनों होगा। क्या होगा? दोनों होगा। बनाइएगा, सब बनेगा सवाल। क्यों? क्योंकि यहां सीधे पूछा संरक्षक कौन है भाई, और वही दे देता कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, सुनिएगा सवाल पहले जवाब मत दीजिएगा, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी दोनों। इतने में बताइए, केवल और केवल होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इसलिए तोड़ के पूछा ना कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और वहीं इसी को घुमा दे कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? केवल और केवल, केवल और केवल, और वहीं घुमा दे कि मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है, तो जवाब क्या होगा? सी दोनों। खूब ध्यान से इस सब तरह का सवाल बनाना चाहिए, और ये सब सवाल आप जान चुके हैं, गलती कीजिएगा सजा मिलेगा आपको। यही सब बना के आगे निकला जाता है, क्योंकि इसमें जब तक तोड़ के नहीं समझा होता है ना, वो नहीं बना पाता है। जाते रट्टा मरले हुई तो हम मौलिक अधिकार का संरक्षक अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय है, आप कहीं दे देलक कि अनुच्छेद मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों, तो फंस जाएगा कि नहीं आदमी? दोनों है। मौलिक अधिकार का संरक्षक
किंतु अनुच्छेद 32 के रूप में केवल और अनुच्छेद 226 के रूप में केवल। वेरी गुड। तो इस तरह से अब इसको भर लीजिए तेजी में, मौलिक अधिकार का संरक्षण। भरिए, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह अनुच्छेद 32, क्या भरिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत सीधे कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। आप लोग लिखिए सर्वोच्च न्यायालय, हिंदी मीडियम वाले, सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय में भी अपील करने का अधिकार देता है। आज के लिए इतना, कल कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। थैंक यू।